वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे मजदूरों के रेल किराए को लेकर मचे घमासान के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट के बाद मजदूरों से रेल किराए का यह मामला गर्मा गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट पर सरकार को घेरा था और कहा कि क्यों वसूला जा रहा है किराया गरीब मजदूरों से, तो इस पर बीजेपी ने सफाई दी। पार्टी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट कर लिखा कि रेल मंत्रालय 85% सब्सिडी दे रहा है, जबकि बाकी का किराया राज्य सरकारों को देना है, ना कि मजदूरों को। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक अब तक राज्यों से 25 लाख मजदूरों की वापसी के नाम आ रहे हैं। सबसे ज्यादा नाम महाराष्ट्र और राजस्थान से हैं। दावा यह है कि 15 दिन में हालात काबू में आ जाएंगे। राज्य सरकारों की तरफ से टिकट अदा किया जा रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में टिकट के नाम पर मजदूरों से पैसे लिए जा रहे हैं। हर बोगी में सिर्फ 55 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन इस पर नई तरह की सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं टिकट के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। ट्वीट राहुल गांधी ने किया। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तुरंत इसका जवाब दिया। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि किसी रेलवे स्टेशन पर टिकट नहीं बेचा जा रहा है। संबित पात्रा ने कांग्रेस को नसीहत दी कि बीजेपी की राज्य सरकारें इसका खर्च उठा रही हैं। राहुल गांधी को चाहिए कि वो अपनी पार्टी की राज्य सरकार को भी ऐसा करने का निर्देश दें। आइए अब आपको दिखाते हैं इस मसले पर रेलवे और सरकारी सूत्रों का क्या कहना है। रेलवे ने साफ कहा कि किसी भी स्टेशन पर टिकट नहीं बेचे जा रहे, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रेन की सुविधा दे रहे हैं जिन्हें राज्य सरकार की तरफ से उनके पास भेजा जा रहा है। सरकारी सूत्रों ने यह भी कहा कि टिकट पर केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है। राज्य सरकारों से सिर्फ 15% खर्च लिया जा रहा है। लेकिन जब विपक्ष का हमला जारी रहा तो सरकारी सूत्रों के हवाले से नई जानकारी सामने आई। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 15 श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए टिकट के जिस मॉडल को अपनाया गया है, उसके मुताबिक उत्तर पश्चिम रेलवे को उस राज्य से पैसा मिल रहा है जहां से मजदूर रवाना हो रहे हैं। पश्चिम मध्य रेलवे को 2 ट्रेन के लिए उस राज्य से पैसा मिल रहा है जहां मजदूर जा रहे हैं। दक्षिण मध्य रेलवे को सेंडिंग स्टेट, यानी जहां से पैसेंजर जा रहे हैं, उनसे पैसा मिल रहा है। मध्य रेलवे को तीनों ट्रेन के लिए सेंडिंग स्टेट के मार्फत पैसेंजर्स ने पैसा दिया। दक्षिण रेलवे को 6 ट्रेन में से अब तक 3 ट्रेन का पैसा उस राज्य से मिला जहां से मजदूर रवाना हुए। पश्चिम रेलवे को सेंडिंग स्टेट के जरिए एनजीओ ने पैसा दिया। जानकारी के मुताबिक सिर्फ महाराष्ट्र सरकार टिकट के पैसे ले रही है। छात्रों और मजदूरों पर आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार आने वाले किसी भी मजदूर से पैसा नहीं लिया जाएगा, साथ ही मजदूरों की मदद की जाएगी और कोटा से आए छात्रों को भी मदद दी जाएगी। क्योंकि हम लोगों का विश्वास, हमारी सरकार का विश्वास काम करने में, अब जो कोटा से ट्रेन आना शुरू हुआ, एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है और वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इसी तरह से हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि जो भी हमारे लोग, बिहार के लोग जो बाहर मजदूरी हैं, मजदूर के रूप में काम करते हैं या अन्य प्रकार से जो बाहर फंसे हुए, वो यहाँ पर आएंगे और उनके आने के बाद और किस तरह से आएंगे और कौन लोग आएंगे, इसके बारे में केंद्र सरकार ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत उनका जो गाइडलाइन जारी होता है, उस गाइडलाइन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कर दिया और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे अधिकारियों ने दे दी। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो जो लोग भी आएंगे यहाँ, उनके लिए जिस स्टेशन पर रेलगाड़ी आएगी, वहाँ से जो जहाँ के निवासी हैं उनके प्रखंड मुख्यालय में ले जाया जाएगा। यहाँ थोड़ी जांच करके और उस प्रखंड मुख्यालय में उनके लिए पूरा का पूरा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और इंतजाम किया गया। वहाँ उनको 21 दिन तक रहना है और 21 दिन तक रहने के बाद जब वो निकलेंगे तो उस समय
उनको जहां फंसे हुए थे जिस राज्य में, वहां से यहां आने में जितना भी पैसा लगा, रेल का भाड़ा या अन्य प्रकार से उनको पैसा लगा, वो और हम लोग जो क्वारंटाइन सेंटर पे सब तरह का इंतजाम किए, उनके रहने का, उनके भोजन का, आवासन का, उनके चिकित्सा का, सब कुछ देखने का, और जहां जहां भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है हम लोगों ने इंतजाम किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आज सभी पीसीसी को निर्देश दिया है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक जाने का किराया कांग्रेस पार्टी देगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर तरह से मजदूरों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे प्रदेश में जहां के भी मजदूर फंसे हुए हैं उनको उनके प्रदेशों तक छोड़ने की व्यवस्था कांग्रेस करेगी। तो 40 दिन बाद अब जिस तरह से आने जाने की इजाजत मिली है, उसके अलावा कई और ऐसी छूट हैं जो सरकार ने अनाउंस की, लेकिन 40 दिन के बाद जब शराब की दुकानें खुली तो ऐसे में भीड़ उमड़ पड़ी है अलग अलग दुकानों में। और देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें मिली जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी पूरी तरह से नहीं हुआ। कई जगह पर भीड़ के बाद पुलिस को दुकानों की शटर गिराने तक पड़े, सख्ती करनी पड़ी। हालांकि कुछ एरियाज ऐसे भी थे जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। तीसरे चरण के लॉकडाउन का आज पहला दिन है। दिल्ली में कुछ चीजों के लिए छूट दी गई थी, यानी कि शराब बेचने की भी छूट अलग अलग जगहों पर दी गई थी। इस वक्त मैं दिल्ली के झील चौक चौराहे पर मौजूद हूं। यहां पर शराब खरीदने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है। सामने आप देख रहे हैं कि ये शराब का ठेका है और इस ठेके के पास लंबी लाइन लगी हुई, करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन ऐसे ही दोनों तरफ लगी हुई है। लोग यहाँ पर किसी भी तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। लॉकडाउन 3 की शुरुआत के साथ ही राजधानी दिल्ली में वाइन शॉप जो है वो ओपन हो गई है। इस वक्त हम मौजूद है कृष्णा नगर में। आपको दिखाना चाहेंगे कि वाइन शॉप्स की दुकान सुबह 9 बजे से खुलनी थी और L6 की जो शॉप्स हैं वो खुलेंगी और एक वक्त में 5 से ज्यादा लोग जो है वो मौजूद नहीं रहेंगे। लेकिन सुबह से ही 6 बजे से ही कृष्णा नगर इलाके में लंबी लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर दिखाई देने लगी हैं। सुबह से ही लोग जो है वो वाइन शॉप पर खड़े हो चुके हैं। दिल्ली शहर में आज से सरकारी जो शराब की दुकानें हैं वो खुल गई हैं। हम इस वक्त है दिल्ली के दरियागंज में, जहां की आप देख सकते हैं लंबी लाइन लगी है। पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हैं ताकि लोग एक दूसरे से दूरी बना के रखें, सब मास्क लगा के रखें। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ काफी लगी हुई है, लोग लगातार आते चले जा रहे हैं। लंबी कतार है, 100 के आसपास लोग इधर लाइन में लगे हुए दुकान के दोनों तरफ। और सुबह 8 बजे से यहाँ पर लाइन लगनी शुरू हो गई थी। इस लॉकडाउन में शराब बिक्री को मिली छूट के बाद ये नजारा है लखनऊ के तमाम शराब की दुकानों का, जहाँ पर लोग लाइन लगाकर खरीद रहे हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इजाजत दी गई। कई हफ्तों से ये शराब की दुकानें बंद थी, इसलिए लोग परेशान थे, कहीं उनको नहीं मिल रही थी शराब। अब आबकारी विभाग की जो नुकसान है, जो राजस्व है, उसको पूरा करने के लिए सरकार ने इजाजत दी है, जिसके बाद शर्तों के साथ इजाजत दी गई है, जिसमें कहा गया है सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, एक दुकान पर 5 से ज्यादा लोग न हो। हालांकि ऐसा नहीं है, यहाँ 5 से ज्यादा लोग हैं, 20 लोग इकट्ठा हैं। इनसे लगातार पुलिस वाले रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो लाइन बना के खड़े हों। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ में बाकी तमाम दुकानें इसलिए बंद है क्योंकि रेड जोन में है, लेकिन ये जो शराब की दुकानें हैं, जो दारू के ठेके हैं, उसे खोल दिया गया है। दरअसल सरकार के आय के स्रोत का सबसे बड़ा साधन होता है आबकारी। और आप देखिए यहाँ पर लोगों की लाइनें, यहाँ पे लोगों की खरीदारी। और हम पहले आपको दिखा दें, ये वो लंबी लाइन है जो सुबह से लगी हुई है। 10 बजने के साथ ही ये दुकान खुल चुकी है। लोगों ने मास्क लगा रखा है और ये लंबी लाइन शराब की खरीदारी के लिए, क्योंकि बहुत समय से लोगों को पूरे लॉकडाउन में शराब की बिक्री बंद थी और लोगों को नहीं मिल रहा था। दिल्ली में जाम की सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बना तो दिल्ली पुलिस ने शराब की दुकानों पर ताला जड़ने का फरमान दे दिया। रेड जोन में शराब के नाम पर जुड़ी भीड़ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी परेशान हैं। दिल्ली में भी कई जगहों पर छूट दी गई, खासतौर पर शराब की दुकान में लोगों की भारी भीड़ दिखी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, आप उसको क्या कहेंगे? देखो, ऑनेस्टली तो जो इस प्रकार की जो खबरें हैं वो कहीं पर भी हैं, वो मुझे
विचलित करती हैं, मुझे तकलीफ़ देती हैं और मुझे उसके कारण दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है। और मुझे लगता है कि कोई भी निर्णय अगर किसी भी सरकार ने ऐसा किया है जिस पर उनको निर्णय करने के बाद या निर्णय को इम्प्लीमेंट करने के बाद लगता है कि इसको रिव्यू करना चाहिए, तो मुझे लगता है उसको रिव्यू ज़रूर करना चाहिए। कोई निर्णय हो गया है जाने अनजाने में और उसका अगर दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि उस निर्णय को बरकरार रखना मैं इसको उचित नहीं मानता। लॉकडाउन का तीसरा चरण है, बहुत सारे ऐसे बड़े शहर जो हैं वो रेड जोन में आते हैं, दिल्ली भी उसमें शामिल है। उनके लिए किस तरीके की हिदायत आप एज ए स्वास्थ्य मंत्री देना चाहेंगे? देखो, ऐसे स्वास्थ्य मंत्री तो व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कहूँगा कि जब तक हम रेड जोन में हैं तब तक तो हमको जितनी ज़्यादा सख्ती बनाई जा सकती है, मेंटेन की जा सकती है, वो करनी चाहिए। क्योंकि आखिर हम रेड जोन में हैं, हमारे मुकाबले देश में लोग बाकी ऑरेंज जोन में है या ग्रीन जोन में है, इसी से ये पता लगता है कि हमारी स्थिति बाकियों से ख़राब है। और हमारे यहाँ पर जो है बाकियों की तरह अभी फ्रीडम वापस लौटाने का समय नहीं आया है। ये बड़ा स्पष्ट रूप में हमें नज़र आता है। यहाँ के केसेस का नंबर, यहाँ के अंदर जो कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजीज़ अपनानी है, यहाँ जिस प्रकार से हमें आउटब्रेक्स को और ज़्यादा गहराई से कंट्रोल करना है, जिस तरह से यहाँ और ज़्यादा गंभीरता से हाउस टू हाउस सर्वे करने हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री राज्यों की आय के लिए शराब की दुकानें खोलने को जायज़ बता रहे हैं। मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो सबसे ज़्यादा है इट्स एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी एक साल की मेरी 6,200 करोड़ मुझे आती है। और अगर आप शराब बंद कर दो, एक्साइज ड्यूटी तो शराब ही है और क्या है, थोड़ा सा पेट्रोल और ऑयल में आती है, बाकी तो सभी शराब का है। तो मैंने कहा अगर आपने शराब बंद करनी है तो फिर मैंने कॉम्पनसेट 6,000-2,000 करोड़ दो 6,200 करोड़। अगर वो नहीं देनी तो फिर मुझे शराब अलाउ करो, अदरवाइज मेरा रिसोर्स कहाँ है? मेरा आप जीएसटी नहीं दे रहे, मेरी एक्साइज ड्यूटी चली जाएगी, तो मैं क्या करूँगा? मैं तो तनख्वाह नहीं दे सकूँगा अपने लोगों को। पंजाब के मुख्यमंत्री खाली होते खजाने पर चिंता जता रहे हैं और ऐसे में कह रहे हैं कि जो एक्साइज ड्यूटी शराब की बिक्री से मिलती है वो सरकार को आर्थिक मदद जरूर देगी आगे इस समस्या से निपटने में। लॉकडाउन में छूट मिली लेकिन कोरोना की रफ्तार भी नहीं थम रही। मुंबई में एक ही दिन में कोरोना के मामलों में सबसे बड़ा उछाल देखा गया है। राजधानी दिल्ली को भी लाल आतंक डरा रहा है। देश में लॉकडाउन का तीसरा पार्ट शुरू हो गया। संपूर्ण देशबंदी खत्म हो गई, सन्नाटा खत्म हो गया, जिंदगी फिर से गुलजार होने लगी। लेकिन कोरोना की रफ्तार थमी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आंकड़ों को देखें तो देश में कोरोना के मामले 42,000 के पार हो गए। वहीं इस वायरस से मरने वालों की संख्या 1,300 से ज्यादा हो गई। अच्छी बात तो ये है कि अब तक करीब 12,000 लोग कोरोना की जंग जीत भी चुके हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई में जरूरी सेवा शुरू हो गई, सड़कों पर चहल पहल भी शुरू हो गई। लेकिन कोरोना जिस अंदाज में पैर पसार रहा है वो डराने वाला है। इस वक्त हम मुंबई के दादर इलाके में हैं, जहां पर सबसे ज्यादा इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियां चलती है। सबसे ज्यादा दुकान जो है नॉन एसेंशियल कमोडिटीज की भी यहां पर है। लेकिन अगर हम बात करें, आज पहला दिन है इन रिलैक्सेशन का। रिलैक्सेशन के बाद में रास्तों पर भीड़, चाहे वो गाड़ियों की आवाजाही हो, लोगों की आवाजाही हो, ये ज्यादा दिख रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर दादर टीटी यहाँ पर हम मौजूद है इस वक्त, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ यहाँ पर आज रोजमर्रा से ज्यादा दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से जो सन्नाटा छाया हुआ था, इससे बिल्कुल विपरीत के चित्र आपको दिखाई दे रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ कम या ना के बराबर हमको सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देती है। बीते 24 घंटे में मुंबई में करीब 450 नए मामले सामने आए और 21 लोगों ने दम तोड़ दिया। मुंबई में अब तक 343 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8,800 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। पूरे महाराष्ट्र का हाल बेहाल है। कोरोना के मामले में ये राज्य अभी भी सबसे ऊपर है। यहाँ अब कोरोना के कुल केस 13,000 के करीब पहुँच गए। 24 घंटे में यहाँ 678 नए मामले जुड़ गए। महाराष्ट्र का टेक्सटाइल हब मालेगांव कोरोना से जार-जार हो रहा है। मालेगांव में अब तक 12 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 324 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इनमें 40 पुलिस वाले हैं।
महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 678 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 13,000 पहुंच चुकी है। यहां वायरस अब तक 548 लोगों की जान ले चुका है। राजधानी दिल्ली तो पूरी तरह से लाल है। यहाँ के ज्यादातर इलाके रेड जोन में हैं। अब तो रेड जोन को लेकर ही सियासत शुरू हो गई। केजरीवाल जोन के दायरे पर सवाल उठा रहे हैं। वो दिल्ली में लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के आंकड़े राजधानी की तस्वीर अच्छी नहीं बता रहे। 24 घंटे में ही राजधानी में कोरोना के 427 नए मामले सामने आ गए। ये अब तक सबसे बड़ा उछाल है। दिल्ली में अब कुल मामले 4,500 के पार पहुंच गए। राहत की बात यह है कि कोरोना ने 24 घंटे में किसी की जान नहीं ली और 106 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो गए। देश अब जान भी जहान भी के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए कोरोना के साथ जीने की बात कर रहा है। देशबंदी खोल रहा है। वहीं देश के दो बड़े शहर मुंबई और दिल्ली कोरोना की सबसे बड़ी मार झेल रहे हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। अगर कानून बनाने वाले ही कानून के दुश्मन हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? तस्वीर उत्तर प्रदेश से देखिए, जहां पर विधायक अमन मणि त्रिपाठी को लॉकडाउन का मजाक उड़ाना भारी पड़ा। उत्तराखंड में उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। दरअसल ये विधायक लॉकडाउन में 3 गाड़ियों में 11 लोगों के साथ लखनऊ से उत्तराखंड के चमोली जा पहुंचे। हैरानी तो ये है कि देहरादून से लेकर चमोली तक के जिला अधिकारियों ने अमन मणि त्रिपाठी को पूरा प्रोटोकॉल भी दिया, लेकिन कर्णप्रयाग में उन्हें रोका गया तो वो एसडीएम से बदसलूकी करने लगे। बताया जा रहा है कि अमन मणि त्रिपाठी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट के पितृ कार्य के लिए भी उन्होंने अनुमति मांगी थी, जबकि सीएम योगी के भाई ने इस तरह के किसी भी कार्य से इनकार किया है। इसमें विधायक जी उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए थे, करीब 8 लोग उनके साथ थे, 3 गाड़ियाँ थी। तो यहाँ पर ये गौचर बैरियर पर इनको रोका जाता है और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है जो भी चमोली जिले के अंदर आता है। तो वहाँ पर डॉक्टर की टीम है और पुलिस प्रशासन की टीम रहती है। तो वही इनको रोका गया था, उनसे पूछा गया था। इनको बद्रीनाथ तक जाना था, तो लेकिन इनके द्वारा जो जाँच हो रही थी वहाँ पर इसमें इनके द्वारा सहयोग नहीं किया गया और इनको रोक देने के बाद भी ये बैरियर क्रॉस कर रहे हैं। आगे कर्णप्रयाग तक पहुँच गए थे। फिर बाद में हमारी जानकारी आने पर हमने पुलिस से बोल के इनको वहाँ रुकवा दिया। समझाया गया कि बद्रीनाथ में जाने का अभी कारण भी नहीं है कि यात्रा भी बंद है। तो ये थोड़ा सा मानने को तैयार थोड़ा नाराज़ थे, उनको हमें समझाया गया। उसके बाद में थोड़ा सा इनका जो पुलिस और डॉक्टरों की टीम के साथ थोड़ा सा आर्गूमेंट भी हुआ था इस बात को लेकर। हंदवाड़ा की साजिश में अब चीनी कनेक्शन सामने आया है। एनकाउंटर में कल 2 आतंकवादी ढेर हुए और उनके पास से चीन के आधुनिक हथियार मिले हैं। लेकिन इस बीच शहीदों को आखिरी विदाई की भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 अफसर समेत सेना के 5 जवान शहीद हुए और उन्हें अंतिम विदाई देते उनके साथी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।